नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में ही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से एक और महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर बात करेंगे। हम लोग आकलन के बारे में समझेंगे, आकलन की जो विशेषताएं हैं उसको लेकर समझेंगे। ये बिंदु हमारे सामने तब आता है जब हम कक्षा में आकलन और मूल्यांकन को लेकर पढ़ रहे होते हैं। जब हम लोग कक्षा में असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को लेकर पढ़ रहे होते हैं तब इस बिंदु पर हम विचार करते हैं, इस बिंदु को लेकर हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। आज हम लोग केवल आकलन की विशेषताओं को लेकर समझेंगे कि आकलन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो एक सामान्य अर्थ आकलन का हम समझ लेंगे, उसके बाद आकलन की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये विस्तार से चर्चा कक्षा में होगी ही आपके साथ। अभी के लिए हम आकलन को लेकर चलते हैं। तो आकलन या असेसमेंट आप कहिए, हम कहें कि शिक्षा के संदर्भ में आकलन का अर्थ विद्यार्थी की जो प्रगति है या विद्यार्थी की जो शैक्षणिक उपलब्धि है, उस उपलब्धियों की जानकारी इकट्ठा करना, उन जानकारियों का आप कह लीजिए वर्णन करना एवं विश्लेषण करना। तो जानकारी इकट्ठा करनी हो विद्यार्थी की उपलब्धियों के बारे में, उसके अधिगम को लेकर कि उसने कैसा अधिगम किया है, वास्तविक अधिगम किया है या नहीं किया है, उसके अधिगम में क्या कठिनाई है, क्या दिक्कत है, वो सारी चीजें हमें किससे पता चलती हैं? जब अपने कक्षा के दौरान एक शिक्षक निरंतर विद्यार्थियों का आकलन करते रहते हैं। मूल्यांकन अंतिम रूप से वर्ष के अंत में होता ही होता है विद्यार्थियों का, यानी कि इस विधि में या आकलन में विद्यार्थियों को कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अंक नहीं दिया जाता, कोई ग्रेड नहीं दिया जाता, यानी कि विद्यार्थियों को बिना अंक के, बिना कोई ग्रेड दिए प्रतिपुष्टि दी जाती है, फीडबैक दिया जाता है। ये फीडबैक क्यों दिया जाता है विद्यार्थियों को? ताकि जो विद्यार्थियों के शैक्षिक उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में जब अंतिम रूप से मूल्यांकन होगा तो उसमें यदि कोई सुधार आवश्यक है तो वो सुधार किया जा सके। सरल शब्दों में आप ये कह लीजिए कि विद्यार्थी कक्षा में जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, विद्यार्थी कक्षा में जो सीख रहे हैं, वो सही सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ये आकलन से पता चलता है। ये आकलन से पता चलता है और ये निरंतर आकलन होना, विद्यार्थियों का असेसमेंट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अंतिम रूप से जब उनकी परीक्षा होगी उसके द्वारा मूल्यांकन होगा। फिर उनका मूल्यांकन में, परीक्षा में जो प्रदर्शन है वो बेहतर किया जा सकेगा। विद्यार्थियों का निरंतर आकलन हुआ, उस आकलन से लगातार विद्यार्थियों को अपनी कुछ खामियां पता चली, अपनी कुछ त्रुटियां पता चली, उन त्रुटियों को विद्यार्थियों ने दूर किया तो उनका परीक्षा में जो प्रदर्शन होगा अंतिम रूप से वो बेहतर होगा कि नहीं होगा? बेहतर होगा। आप आसानी से कह पाएंगे कि विद्यार्थी परीक्षा में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बात समझ आ गई? तो इसलिए आकलन किया जाता है, आकलन महत्वपूर्ण होता है। आप ये भी कह सकते हैं एक बात कि आकलन के द्वारा ही यह पता चलता है कि बालक ने शिक्षण से क्या वास्तविक अधिगम किया है। एक बिंदु ये लिख सकते हैं। फिर एक अच्छे आकलन की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम 5 बिंदु देख लेंगे कि ये 5 बिंदु होने चाहिए। ये 5 बिंदु होते हैं तो उसको हम कहेंगे कि हाँ, ये एक अच्छा आकलन है। ठीक है, तो एक बिंदु आकलन के बारे में ये लिख लेंगे कि आकलन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है आकलन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है बालक ने शिक्षण से क्या वास्तविक अधिगम किया है, क्या वास्तविक अधिगम किया है। आकलन से ही ये पता चलेगा कि बालक ने कक्षा में जो पढ़ा है वो कितना सीखा है। आप समझ पा रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि बालक ने कक्षा में, शिक्षक ने कोई चीज बालकों को पढ़ाई, विद्यार्थियों को पढ़ाई, विद्यार्थियों ने उसको सीखा, विद्यार्थियों ने उस बिंदु को समझा, तो उनके समझने का स्तर कैसा है। जिस अर्थ के साथ में शिक्षक किसी बात को समझाना चाहते थे, विद्यार्थियों ने उसी अर्थ के साथ उस बात को ग्रहण किया है या विद्यार्थियों ने उसका अर्थ कुछ और समझा है, ये आकलन से पता चल जाएगा।
बात समझ आ गई। एक अच्छे आकलन में 5 गुणों का होना आवश्यक है। एक अच्छे आकलन में 5 गुण होने चाहिए। कौन कौन से हैं वो 5 गुण? पांच गुणों का होना आवश्यक है। इन 5 गुणों को लिख लेते हैं, फिर एक एक करके पांचों के बारे में हम बात कर लेंगे विस्तार से। जैसे आकलन में एक गुण होना चाहिए वैधता का। आकलन में एक गुण होना चाहिए वैधता का, एक गुण होना चाहिए विश्वसनीयता का। आकलन विश्वसनीय भी तो होना चाहिए, तो आकलन वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए। एक गुण होना चाहिए व्यावहारिकता का। बात समझ आ गई? वैधता का गुण होना चाहिए, विश्वसनीयता का गुण होना चाहिए, व्यावहारिकता का गुण होना चाहिए। फिर चौथा गुण मानकीकरण। मानकीकरण। और 5वां गुण है उपयोगिता। उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी भी होनी चाहिए। अब इन पांचों गुणों को लेकर विस्तार से बात कर लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले बात की कि एक अच्छे आकलन में वैधता का गुण होना चाहिए। ये वैधता का गुण क्या कहता है? जैसे वैध आकलन, किस आकलन को वैध आकलन कहा जाएगा? तो आप ये कहेंगे कि एक वैध आकलन वही होता है जो वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों का आकलन करे, उन्हीं उद्देश्यों के अनुसार आकलन करे जिसके लिए वो आकलन तैयार किया गया है। उन्हीं उद्देश्यों का आकलन करे जिस उद्देश्य के लिए उस आकलन का निर्माण किया गया है, उस आकलन परीक्षण का निर्माण किया गया है, उस असेसमेंट टेस्ट का निर्माण किया गया है। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि एक शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की तथ्यात्मक जानकारी के संदर्भ में ये आकलन करना चाहते हैं कि मेरी कक्षा के विद्यार्थियों की स्मृति कैसी है, मेरी कक्षा के विद्यार्थियों की स्मृति कैसी है, उनकी स्मृति शक्ति का आकलन करना है। यदि स्मृति शक्ति का आकलन करना हो अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की, तो कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? आकलन परीक्षण में कैसे प्रश्न होने चाहिए? जो तथ्यात्मक हो, जो विद्यार्थियों की स्मृति को सूचित करते हो। यदि विद्यार्थियों को ये तथ्य याद है, विद्यार्थियों को ये फैक्ट्स याद है, तो यानी कि उनकी जो स्मृति है वो अच्छी है, उनकी जो मेमोरी है वो अच्छी है। अब यदि विद्यार्थी की स्मृति का आकलन किया जाना है, उसकी स्मृति शक्ति का आकलन, उसकी स्मरण शक्ति का आकलन किया जाना है कि विद्यार्थी की स्मरण शक्ति कैसी है, और उसको प्रश्न तथ्यात्मक नहीं दिए गए, उसको प्रश्न दिए गए किसी अन्य प्रकृति के जिनमें तथ्य नहीं है, व्याख्यात्मक प्रश्न उसको दिए गए। ऐसा प्रश्न दिया गया जो वर्णन करवाता है, तब क्या होगा? ये तो वैध आकलन नहीं हुआ, ये वैध आकलन नहीं हुआ। मान लीजिए हमें किसी विद्यार्थी की जो तर्क शक्ति है, जो विद्यार्थी की गणितीय शक्ति है, उसका आकलन करना है, लेकिन विद्यार्थी को प्रश्न दिया गया, जो आकलन के लिए प्रश्न तैयार किए गए, वो प्रश्न दिया गया उसको निबंधात्मक। तो क्या ये वैध आकलन होगा? आप कहेंगे ये तो वैध आकलन है ही नहीं। विद्यार्थी की गणित की जो शक्ति है, गणितीय शक्ति जो है उसकी, उसका परीक्षण करना है, लेकिन जो आकलन प्रश्न बनाए गए वो प्रश्न बना दिया गया किसी अन्य विषय का, तो ये आकलन वैध नहीं होगा। बात समझ आ गई? तो एक अच्छे आकलन में वैधता का गुण होना चाहिए, एक अच्छे आकलन में वैधता का गुण होना चाहिए। दूसरा बिंदु, दूसरा गुण विश्वसनीयता का। ट्रस्टी भी तो होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए उस आकलन पे, असेसमेंट पे। अब आकलन का जो विश्वसनीयता है, इसको सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। असेसमेंट का सबसे महत्वपूर्ण गुण है विश्वसनीयता। ये गुण क्या कहता है कि आकलन किसी भी समय किया जाए या आकलन किसी भी परिस्थिति में किया जाए, उसका परिणाम सदैव समान होना चाहिए, उसका परिणाम सदैव समान होना चाहिए। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थियों का आकलन किया,
तो आकलन के लिए मान लीजिए अंक प्रदान किए जा रहे हैं, उस आकलन में क्लास टेस्ट कोई हो रहा है विद्यार्थियों का। अब उसमें प्रश्नों को लेकर जो शिक्षक ने अंक निर्धारित किए, विद्यार्थियों ने उस प्रश्नों का उत्तर दिया और शिक्षक ने उनको अंक दिए। तो अब क्या होगा कि अलग अलग अंक प्रदान नहीं किए जा सकते, यानी कि शिक्षक द्वारा एक ही आकलन के लिए अलग अलग अंक नहीं दिए जाने चाहिए, तभी आकलन क्या होगा, विश्वसनीय होगा। एक विद्यार्थी को उसी प्रश्न के लिए अलग अंक दिए गए, दूसरे विद्यार्थी को उसी प्रश्न के लिए अलग अंक दिए गए, या एक ही विद्यार्थी की कॉपी पहले एक बार एक शिक्षक ने जांच ली, उसके बाद वही कॉपियां दूसरे शिक्षक ने जांच ली, क्या होगा, 19-20 का अंतर चल जाएगा। कि मान लीजिए एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी के जो अंक थे वो 20 में से 17 थे, मान के चलिए 20 में से 17 अंक हैं। दूसरे शिक्षक ने जब आकलन किया तो वो 16 अंक हो गए, या 17.5 हो गए, या 18 हो गए, इतना अंतर चल जाएगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक शिक्षक ने 7 अंक दिए हैं और एक शिक्षक ने 17 अंक दिए हैं 20 में से। ये विश्वसनीयता फिर उसकी क्या होगी, नहीं रह जाएगी। तो एक अच्छे आकलन को विश्वसनीय होना चाहिए, एक अच्छे आकलन में विश्वसनीयता का गुण होना चाहिए। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण गुण है ये भी, व्यवहारिकता का। आकलन को व्यवहारिक भी होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आकलन, एक आकलन का ऐसा तरीका हो जो आदर्श तरीका हो, एकदम उत्तम तरीका हो, लेकिन उसे व्यवहार में ना लाया जा सकता हो। तो आकलन के लिए व्यवहारिक होना भी आवश्यक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लागत के अनुसार आकलन, समय के अनुसार आकलन सरलता की दृष्टि से वास्तविक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आकलन में बहुत अधिक लागत लग रही है, आकलन में बहुत अधिक समय लग रहा है। ये 2-3 बिंदु ध्यान रखेंगे, समय की दृष्टि से, श्रम की दृष्टि से और धन की दृष्टि से। कैसा होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए। मूल्यांकन पत्र के निर्माण में भी इन बातों को ध्यान में रखा जाता है कि जो मूल्यांकन पत्र बनेगा, जो पेपर की क्वालिटी होगी, वो ऐसी भी ना हो कि आप बहुत अधिक महंगा पेपर खरीद ले, और ऐसा भी ना हो कि आपने बहुत सस्ता पेपर खरीदा, उधर ऊपर प्रिंट किया, नीचे भी वही छप गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आकलन को व्यवहारिक होना चाहिए, एक अच्छे आकलन में व्यवहारिकता का गुण होना चाहिए। बात समझ आ गई? यानी कि उसे वास्तविक होना चाहिए, उस आकलन को व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। समय की दृष्टि से भी वास्तविक हो, व्यवहारिक हो, धन की दृष्टि से भी, सरलता की दृष्टि से भी वास्तविक हो, व्यवहारिक हो। बिंदु स्पष्ट हुआ? अगला बिंदु है मानकीकरण, कि एक अच्छे आकलन में मानकीकरण का गुण होना चाहिए। मानकीकरण मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक अच्छे आकलन को मानकीकृत होना चाहिए। जैसे एक मानकीकृत आकलनकर्ता क्या है, वो कक्षा स्तर को सम्मिलित करता है। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक मानकीकृत आकलन में विद्यार्थियों को, कक्षा के बालकों को, बच्चों को समय सीमा समान दी जाएगी, समान प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे, समान निर्देश दिए जाएंगे, समान अंक दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बालक के लिए एक प्रश्न जो है उसके मानक अलग हो, उसके अंक अलग हो। तो वो जो स्टैंडर्ड हैं, वो स्टैंडर्ड सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। ये एक मानक ही तो है कि हम 33% अंक लाएंगे तो हम पास हो जाएंगे, हम 60% अंक लाएंगे तो हम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे। ये क्या है, ये एक मानक है। तो ऐसे ही एक अच्छे आकलन में मानकीकरण का गुण होना चाहिए। एक अच्छे आकलन में मानकीकरण का गुण होना चाहिए। अंतिम बिंदु है उपयोगिता को लेकर, कि हम आकलन कर रहे हैं, वो आकलन मानकीकरण भी है, उस आकलन में ये गुण भी है, लेकिन उपयोगिता नहीं है। उस आकलन की उपयोगिता नहीं है, चाहे विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से बात की जाए या शिक्षकों के दृष्टिकोण से बात की जाए। तो एक अच्छे आकलन में उपयोगिता का गुण भी होना चाहिए, यानी कि आकलन विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को भी, विद्यार्थी भी आकलन से अपनी कमियों को जानते हैं, अपनी त्रुटियों को जानते हैं, उन्हें दूर करते हैं। साथ ही शिक्षक भी, शिक्षक को भी अपनी कमियों का पता चलता है, अपनी कमियों को जानने का अवसर मिलता है, उन्हें दूर करने का अवसर मिलता है। तो विद्यार्थियों के लिए आकलन उनकी कमियों को दूर करने में लाभकारी है, साथ ही शिक्षकों के लिए भी।
तो एक अच्छा आकलन वही है जिस आकलन की उपयोगिता हो, यानी कि आकलन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होना चाहिए। बात समझ आ गई? हम ये कह सकते हैं कि आकलन से ही तो ये पता चलेगा ना कि किस दिशा में सुधार करना है, विद्यार्थी कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ त्रुटि कर रहे हैं, कहाँ उनका अधिगम वास्तविक अधिगम नहीं है। तो किस दिशा में सुधार करना है कैसे पता चलेगा? आकलन से। अच्छा, ये शिक्षक के स्तर पर जब हम सुधार की बात करेंगे तो क्या हो सकता है? पठन सामग्री में हो सकता है, पाठ्य सामग्री में हो सकता है, जो शिक्षण विधि है उसमें हो सकता है। विद्यार्थी के स्तर पर आप कहेंगे अधिगम विधि जो है उसमें सुधार हो सकता है कि विद्यार्थी की अधिगम विधि ही गलत हो, उसमें ही कोई खामी हो। तो एक अच्छे आकलन में उपयोगिता का गुण भी होना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एक अच्छे आकलन में इन 5 गुणों का होना आवश्यक है। कौन कौन से? एक वैधता का गुण होना चाहिए, एक विश्वसनीयता का गुण होना चाहिए, व्यावहारिकता का गुण होना चाहिए, मानकीकरण का गुण होना चाहिए और उपयोगिता का गुण होना चाहिए। बात स्पष्ट हो गई यहां तक कि ये आप कहेंगे कि ये आकलन की विशेषताएं हो जाएंगी। बिंदु स्पष्ट हुआ? मैं ये उम्मीद करता हूं कि आकलन क्या है ये आपको समझ आया होगा, कुछ समझ आपकी इसको लेकर बनी होगी। आकलन की विशेषताएं क्या क्या हैं ये बिंदु भी आपको स्पष्ट हुआ होगा। हमेशा की तरह आज की कक्षा भी आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी, रुचिकर रही होगी, कुछ नया तो आपने आज भी सीखा ही होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।